हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम मनी के बारे में जानेंगे कि न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट क्या है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मनी क्या है। मनी को फिर से हम एक बार जान लेते हैं। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैविंग अ लीगल टेंडर। यानी जो मनी होता है वो क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी हम किसी भी चीज़ को, हम किसी भी वस्तु को किसके थ्रू खरीद सकते हैं? मनी के द्वारा हम खरीद सकते हैं। उसका लीगल टेंडर है कि उसका लीगल टेंडर कौन देता है? जो हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी होता है। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उसको क्या देता है? एक लीगल टेंडर देता है। और उसकी क्या होती है? स्टोर वैल्यू। मनी की क्या होती है? स्टोर वैल्यू होती है। और इन ट्रांजिट वैल्यू भी उसकी होती है। एंड ये जो मनी होता है वो कहीं पर भी मतलब जा सकता है। कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। और हम उसको कैसे ले सकते हैं? इंटरेस्ट के रूप में, मतलब बैंक से ले सकते हैं। द बेयरर ऑफ मनी हैज़ द ऑब्लिगेशन टू पे इक्विवेलेंट अमाउंट। अगर हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमको उसके लिए क्या पे करना पड़ता है? मनी को देना पड़ता है इक्विवेलेंट अमाउंट में। मनी इज एन आइटम और वेरीफिएबल रिकॉर्ड दैट आर जनरली एक्सेप्ट एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। यानी एक तरीके का क्या है? एक आइटम है जो कि वेरीफाइड किया गया है मनी मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, और ये इसका पेमेंट जो होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, और इसका रीपेमेंट भी किया जा सकता है डेब्ट के रूप में। तो ये होता है मनी। तो आज हम जान लेते हैं कि न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट क्या है मनी एंड बैंकिंग में। तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट जो है उसमें हम जानेंगे कि रिजर्व मनी क्या होती है। रिजर्व मनी जो हमारी होती है, जो मनी इन सर्कुलेशन है, यानी हमारे जो मार्केट में मनी सर्कुलेट कर रही है। मतलब हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं तो हम पैसे पे करते हैं, या फिर हम कुछ अपने सर्विसेज को देते हैं तो पैसे लेते हैं। तो वो क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन। यानी जो करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है वो रिजर्व मनी का पार्ट होता है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। जो बैंक होता है वो कुछ अपना डिपॉजिट करता है आरबीआई के साथ, वो भी किसका पार्ट है? रिजर्व मनी का पार्ट है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और अदर जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई में वो भी क्या है? रिजर्व मनी का पार्ट है। तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन होता है, बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई, वो भी क्या होता है? एक रिजर्व मनी का हिस्सा होता है। जैसे सीआरआर बोलते हैं, एसएलआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो कुछ रखा जाता है बैंक के द्वारा आरबीआई में, वो इसका हिस्सा है। डिपॉजिट आपका है विथ आरबीआई, सम अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई जो होता है वो भी इसका हिस्सा है। तो ये क्या होता है? M0। यानी इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? M0 से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नैरो मनी। नैरो मनी हम जान लेते हैं। ये है M1। नैरो मनी जो क्या है? M1 होता है। M0 क्या है? आपका रिजर्व मनी है। नैरो मनी इज M1। करेंसी विथ पब्लिक, यानी जो पब्लिक के पास है वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सेविंग में रखा हुआ है अकाउंट में अपना पैसा, या फिर वो यूज़ कर रहा है, तो ये क्या है? करेंसी विथ पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, जो आपका डीडी होता है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम में आप पे करते हैं, वो भी इसका हिस्सा होता है। एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, यानी अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ होता है ये भी इसमें जुड़ जाता है, और करेंसी विथ पब्लिक आ जाता है। एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ नैरो मनी। एक बार ध्यान से देख लीजिए। करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो है नैरो मनी का हिस्सा है। तो ये हमारा हो गया M1। अगर बैंक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैरो मनी में क्या क्या होता है, तो आपका करेंसी विद पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम होता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई होता है। अब नेक्स्ट हमारा है M2। M2 में देख लेते हैं। M2 जो होता है वो किसका सम होता है? M1। यानी M1 में जितनी भी चीज़ें हैं, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये सारा किस में आ जाएगा? M1 में आ जाएगा। तो यहाँ पर M1 का सारा पार्ट लिख देंगे। और सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, यानी जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में, इसमें ये भी चीज़ आ जाती है। और क्या जाती है? सेविंग बैंक्स का भी आ जाता है। यानी आपका करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पब्लिक
ऑफिस एंड सेविंग बैंक्स, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, M2 में। यानी इसमें आपका पोस्ट ऑफिस प्लस बैंक प्लस RBI प्लस पब्लिक, ये चीज़ें आ गई। और जब आपने नैरो मनी में देखा था तो पब्लिक, बैंक सिस्टम और सिर्फ RBI थी। और रिजर्व बैंक वाले में क्या था, रिजर्व मनी में आपका जो सर्कुलेशन में चल रहा था मनी, और RBI मतलब उसमें होलसेल RBI का रोल था। तो यहाँ पर M2 में जैसे ही आ जाएंगे वैसे हमारा पोस्ट ऑफिस भी रन करने लगेगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी जो होता है उसको हम लोग M3 से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, M1 जो आपने देखा था कि करेंसी विथ पब्लिक है, फिर आपका डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक है, और प्लस RBI के साथ जो आपका अदर डिपॉजिट्स है वो था इंक्लूड, और टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, जो टाइम हम डिपॉजिट करते हैं बैंकिंग सिस्टम में ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी ब्रॉड मनी में सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है आपकी, टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। जबकि M2 में हम देख रहे थे कि उसमें पोस्ट ऑफिस का भी अपना सेविंग आ चुका था, पर ब्रॉड मनी में आपका टाइम डिपॉजिट आ जाता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और M1 की जो चीज़ें हैं जैसे करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी। अब हम M4 देख लेते हैं। M4 जो होता है वो M3 है, और प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सक्लूड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यानी जो जितनी भी डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस में उसमें ये आ जाता है, और M3 का भी हिस्सा आ जाता है। यानी M3, अब यहाँ पर M4 को हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, और आपका M1 में जो जो चीज़ें थी, करेंसी विथ पब्लिक है ना, करेंसी विथ पब्लिक था, और डिमांड DD विथ जो आपका था बैंकिंग सिस्टम, और क्या था, अदर डिपॉजिट विथ RBI, ये सब चीज़ आपका किस में आ जाता था, आपके M1 में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी M4 इज़ द सम ऑफ M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम एंड आपका फिर क्या हो जाएगा, और ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बस इसमें क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं NM2, यानी करेंसी प्लस रेजिडेंट शॉर्ट बैंक डिपॉजिट विथ contractual maturity up to 1 year and which would stand between narrow money and broad money। जो आपका MN2 होता है वो करेंसी प्लस रेजिडेंट जो शॉर्ट बैंक डिपॉजिट्स जो लोग करते हैं हमेशा 1 साल में निकालते रहते हैं, यानी नैरो, और आपका ब्रॉड मनी भी NM2 में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है ब्रॉड मनी जो कि NM3 है। यानी NM2 हमने देखा था कि करेंसी था, और क्या था, रेजिडेंट शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, यानी रेजिडेंट का जो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट विथ जो मैच्योरिटी 1 साल की होती है वो इसमें इंक्लूड होता है बिटवीन नैरो मनी और किसके बीच में, ब्रॉड मनी के बीच में आता है ये। तो नेक्स्ट हमारा होगा MN3 जो कि हमारा इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, MN2, यानी जो करेंसी और जो शॉर्ट टर्म जो बैंक डिपॉजिट है, बैंक आपके मैच्योरिटी जिसकी 1 ईयर है जो कि स्टैंड करता है नैरो मनी और ब्रॉड मनी के बीच में, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट ये भी इसमें आ जाएगा, याद करिएगा। उसमें शॉर्ट टर्म जो था वो इंक्लूड था, पर इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट एंड कॉल टर्म बोरोइंग ऑफ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजिंग फॉर बैंक, यानी जो बोरोइंग हो रही है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स का हिस्सा। कुछ आपको हम इम्पॉर्टेंट तथ्य को भी बता दे रहे हैं, जो है पोस्ट ऑफिस बैंक इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है वो अब हमारे बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा नहीं रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक जो होता है वो आपका पैसा देता भी है और लेता भी है, और उसमें बोरिंग्स भी होती है, पर ऐसा पोस्ट ऑफिस में मतलब बोरिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब वो आपको पैसा देगा नहीं, ठीक है, वो बस एक्सेप्ट करता है। तो पोस्ट ऑफिस अब क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया है किससे, बैंकिंग सेक्टर से। और पोस्टल डिपॉजिट नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड वी कैन केस ऑफ एक्सटेंट M2 एंड M4। तो अब ये किसका हिस्सा नहीं रहा, आपके किसका हिस्सा नहीं रहा, अब बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा नहीं। जैसा कि हमने देखा था M2 में और M4 में पोस्ट ऑफिस की बात की गई थी। M2 में बात की गई थी जो हम डिपॉजिट या फिर सेविंग होता है उसको हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑफिस में, और M4 में हमने देखा था जो सेविंग्स होता है, जो टोटल सेविंग होती है
उसकी पोस्ट ऑफिस की, वो भी इंक्लूड कर दिया जाता है। द रेजिडेंसी क्राइटेरियन वॉज अडॉप्टेड टू लिमिटेड एक्सटेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रहा न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट का वीडियो। और जो ये वीडियो है विच इज़ टोटली डेडिकेटेड टू यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और जो मनी एंड बैंकिंग का जो लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो है हिस्सा मनी और बैंकिंग का मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा वीडियो है। थैंक यू सो मच।